पहला सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल जो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम क्या है? हालांकि मैं आप लोगों को 6 पनडुब्बी के नाम बता चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले आंसर दिया करें, फिर मैं बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट को एक्सप्लेन किया करूं, तो बिल्कुल मैं उस चीज का ध्यान रखूंगी। देखिए, इसमें से आईएनएस वागीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि इसके बारे में बताऊं मैं, तो प्रोजेक्ट 75 काफी बार इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। इतना तो आप लोगों को मालूम है कि भारत अपनी मतलब आजादी का जो अमृत महोत्सव है, ये तो सेलिब्रेट कर ही रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत ना इंडियन नेवी में टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये शामिल होनी थी। पनडुब्बी यानी कि वही सबमरीन। अब बेसिक चीजें आप जानते हैं, इसे कहते क्या है, मतलब कि सबमरीन किसे कहेंगे? तो एक प्रकार का जलयान या वाटर क्राफ्ट आप कह सकते हैं, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो पानी के अंदर रहकर भी काम कर सकता है, यानी कि गहराई में भी बहुत अच्छे से अपना काम कर सकता है और एक साथ कई सैनिक इसमें रह सकते हैं। जो पहली पनडुब्बी है ना, पूरी दुनिया की पहली पनडुब्बी मैं बता रही हूँ, ये 1602 में एक डच वैज्ञानिक के द्वारा विकसित की गई थी। लेकिन जो पहली सैनिक पनडुब्बी है टर्टल नाम से, ये 1775 में लॉन्च की गई थी। हालांकि फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान तो इसका चलन ये आम हो गया, लेकिन अभी ज्यादा चर्चे में है क्योंकि देखिए, मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो कि इंडियन नेवी में शामिल होनी थी, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 मैंने ट्रिक से आप लोगों को याद कराए थे। ट्रिक क्या है? ट्रिपल के ट्रिपल वी, के के वी वी वी। अब कैसे याद होगा आप लोगों को? जो पहली थी, पहली पनडुब्बी का नाम इसमें हो जाएगा कलवरी। दूसरी पनडुब्बी इसमें हो जाएगी खंडेरी। तीसरी हो जाएगी करंज। हुआ ना? के से 3, के से कलवरी, के से खंडेरी, के से करंज। अब चौथी, ये पिछले ही साल लॉन्च हुई है, इसका नाम हो जाएगा आईएनएस वेला। ये हो गई चौथी। अभी 5वीं लॉन्च हो गई है, इसका नाम है वागीर। 6वीं भी बताऊंगी, पहले इस 5वीं के बारे में भी हम डिस्कशन करें। अभी हाल ही में 20 दिसंबर को इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, ये तो आप लोगों को मालूम है। 6 पनडुब्बियां बनाई जानी है और इन पनडुब्बियों का जो निर्माण है, फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। इसे भी आप हाईलाइट करेंगे, ये भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है कि किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ये जो वागीर का मैं डिस्कशन कर रही हूँ ना, इसे लॉन्च 2020 में ही कर दिया गया था, यानी कि 2 साल पहले। इसका समुद्री परीक्षण 2022 से शुरू हुआ और 2022 के खत्म होते होते तक अब इसे इंडियन नेवी को सौंप भी दिया गया है। तो भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का जो निर्माण है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। तो ये 5 पनडुब्बी हुई। अब 6वीं पनडुब्बी, इसका भी ट्रायल चल रहा है, ये अगले साल तक लॉन्च हो सकती है। 6वीं पनडुब्बी का नाम क्या हो जाएगा? आईएनएस वगशीर। और इंडियन नेवी के बारे में आप बेसिक जानते ही हैं, 4 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। आर हरि कुमार एडमिरल, मतलब ये हमारे प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आईएनएस, आईएनएस नहीं, अर्नाला। इस जहाज का नाम है अर्नाला। हाँ, आईएनएस सरनाला ठीक लिखा है। अब यहाँ जो 2 टर्म लिखा हुआ है, एएसडब्ल्यू और एसडब्ल्यूसी, इसका क्या मतलब है? हिंदी में वैसे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ बता देती हूँ। एएसडब्ल्यू इसका मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। मैं अलग से लिख दूं क्या? वरना यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हिंदी में इसका मतलब है पनडुब्बी रोधी युद्ध। एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ, एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अब SWC इसका हो जाएगा शैलो वाटर क्राफ्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, ये जो इंडिया का नक्शा है ना, यहाँ श्रीलंका आप लोगों को मालूम है। ये जो पूरा क्षेत्र है इंडियन ओशन का, हिंद महासागर आप जिसे कहते हैं।
अब आप समझिएगा कि इंडियन ओशन के अंतर्गत ना जो चाइना है, चाइना के जहाजों की एक्टिविटी इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से ये अपना फैलाव चाह रहा है। समुद्री मार्ग में भी अच्छी खासी इसकी जड़ जमी हुई है। अब इन जहाजों में ना सबमरीन भी एक के बाद एक शामिल करते जा रहा है चाइना। तो इंडियन ओशन के अंदर अपने सबमरीन तो ये भेज ही रहा है, साथ ही ये पाकिस्तान को भी अब सबमरीन सप्लाई कर रहा है। और चाइना के इस सबमरीन को काउंटर करने के लिए भारत को जरूरत है बड़ी मात्रा में एंटी सबमरीन हथियारों की। हालांकि ये न्यूज पिछले साल भी चर्चे में आई थी, और इसलिए ये जो एस डब्ल्यू सी, जिसकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, इसका निर्माण किया जा रहा है। इंडियन नेवी के लिए एक तरह का गेम चेंजर रहेगा ये। देखिए, अम, एक तरफ तो भारत में जो मेक इन इंडिया पहल है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये इसे आगे बढ़ाएगा ही। वहीं पर इन जहाजों में कुछ ऐसे खास फीचर हैं जो इसे अलग बनाते हैं। इंडियन नेवी में जो पुराने हो चुके जहाज है ना, उन्हें भी ये रिप्लेस कर देगा। रिपोर्ट ये कहती है कि ये दुश्मनों के सबमरीन को इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। वैसे अभी तो एक जहाज है, टोटल 16 जहाज ऐसे लॉन्च होने हैं, और इसके लिए सरकार के द्वारा लगभग 1.7 बिलियन की फंडिंग की जानी है। ठीक है, लगभग लगभग 12,622 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। एक जहाज पर 7.5 करोड़, 750 करोड़ के आसपास खर्च किया जाना है। तो भारत में समुद्री शक्ति को इसे बढ़ावा मिल सकेगा। रक्षा मंत्रालय की जो वित्तीय सलाहकार है रशिका चौबे, इनकी उपस्थिति में इस जहाज को अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है चेन्नई में। ठीक है, अब आईएनएस अन्वेष आप लोगों को याद होगा ही, कुछ दिन पहले ही इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या है आईएनएस अन्वेष? इस साल चर्चे में था, बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है। इंडिया का फर्स्ट यानी कि पहला फ्लोटिंग टेस्ट रेंज यदि पूछा जाए तो ये आईएनएस अन्वेष ही है। आईएनएस तारागिरी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट 75 बताया, वैसे ही मैंने आपको कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट 70A बताया था। याद आया कुछ? इसके तहत मतलब जो 3 स्ट्रेंथ फ्रिगेट लॉन्च होनी थी ना, जिसमें कि पहली थी, यहाँ लिख देती हूँ अलग से, नीलगिरी उदयगिरी तो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, नीलगिरी उदयगिरी। और इस साल जो लॉन्च हुई है इसका नाम है तारागिरी। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, भाई गिरी गिरी जहां है याद रख लेना। ये प्रोजेक्ट 17A वाला सीन है। आईएनएस ध्रुव, ये इंडिया का पहला फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है, ये बना। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में ये साझेदारी की गई है भूटान ने, भूटान के द्वारा की गई है। पीटीसी, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म बनती पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर इसके बारे में भी लिख देती हूँ। इसकी जो स्थापना है 1999 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में हो जाएगा। इसके सीएमडी हो जाएंगे राजीव के मिश्रा। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि ये अब भूटान को बिजली की आपूर्ति करने जा रहा है। डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं कि अब भारत के द्वारा, मतलब इस कंपनी के द्वारा टोटल 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा भारत। और इस समझौते के तहत, अच्छा मेगावाट तो लिखा है, इस समय ना भूटान में ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो ठंड के दौरान बढ़ी हुई बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूटान के द्वारा ये समझौता किया जा रहा है। ये जो समझौता है दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय बिजली बाजारों को सशक्त करने के लिए पीटीसी यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। भूटान की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी थिम्पू, करेंसी हो जाएगी नगुलतरम। एक करंट का फैक्ट यदि आप रिलेट करोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नगदग पेल दिखोरलो इससे सम्मानित किया गया है। मालदीव और भारत के बीच में अभी मनी स्वैपिंग फ्रेमवर्क के तहत हस्ताक्षर हुए हैं ना। मनी स्वैपिंग पॉलिसी क्या थी मैंने बताया था आप लोगों को। और फेरी सर्विस, ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने जा रही है। श्रीलंका को हालांकि बीच में अभी भारत ने काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था जब ये आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था। भारत बांग्लादेश के बीच में ऐतिहासिक कुशियारा कुशियारा रिवर पर बीते 25 सालों से जो डिसीजन आना था, मतलब ऐतिहासिक फैसला हुआ है इस रिवर के पानी के इस्तेमाल को लेकर। अगला प्रश्न है, एनएसीसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये अमृतसर में है। अमृतसर ये है कहाँ? तो ये है पंजाब में। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने राष्ट्र मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, देखिए नैक की फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्सीडिटेशन काउंसिल, जो यूनिवर्सिटी को ग्रेड देने का काम करती है ना ये संस्था, यही है नैक की टीम, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में 1994 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के द्वारा अभी हाल ही में ए ग्रेड दिया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। दो यूनिवर्सिटी चर्चे में थी, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन था, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, इसमें टॉप पर थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब जो दूसरा एडिशन हुआ बैंगलोर में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा एडिशन, इसमें टॉप पर थी जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये क्यों चर्चे में था? 125 स्मार्ट क्लासरूम आप कह सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान ये न्यूज आई थी। 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय ये बीएचयू है। अगला प्रश्न, आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने, और फीमेल कैटेगरी में जीता है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 में हुई, हेडक्वार्टर लंदन में है, डेविड हैगर्टी इसके अध्यक्ष हैं। ये जो अवार्ड 4 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो सिंगल में, एक युगल में, सिंगल में, डबल में, व्हील चेयर में और एक जूनियर में। तो इसमें सिंगल का ही मैं बता रही हूँ, ईगा स्विटेक, राफेल नडाल। सर्बिया के कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविक, सर्विस लिख दिया मैंने गलती से, माफ कीजिएगा। तो ये भी एक टेनिस प्लेयर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हमेशा याद रखेंगे, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करती हैं, यानी कि निर्मला सीतारमन ने इसकी अध्यक्षता की है। अब जीएसटी की कुछ दरें या इसमें कुछ बदलाव लाने हैं, तो पूरा एजेंडा तैयार किया जाएगा इस बैठक में, और जो भी चीजें बाद में इसका आउटपुट होगा, वैसे निकल कर की चीजें, कुछ खास चीजें नहीं आई हैं, आती तो मैं की पॉइंट में जरूर लिखती, बस आपको ये जरूर याद रखना है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। अब जीएसटी से बनने वाले कुछ प्रश्न हालांकि मैंने जरूर ऐड किए हैं, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म बनती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। इसका सुझाव दिया गया था विजय केलकर समिति के द्वारा। आर्टिकल 279 ए में इस परिषद का गठन किया गया, इसके तहत गठन किया गया है। इसे पारित करने वाला पहला राज्य असम था, अंतिम था जम्मू कश्मीर। इसमें पंजीकरण में टोटल 15 डिजिट है। सबसे पहले फ्रांस में लाए गए थे जीएसटी 1954 में, और भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा पर आधारित है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होती है वित्त मंत्री, जो कि है निर्मला सीतारमन। अब आपको बताना है, फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के मोस्ट पावरफुल वुमन की जो लिस्ट जारी की गई थी, 100 वुमन की लिस्ट जारी हुई थी ना, जिसमें मैंने बताया था कि 6 महिलाएं भारत के शामिल है, इन 6 में से निर्मला सीतारमन टॉप पर है। आपको ये बताना है कि 100 में इनका स्थान कौन सा है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। अमित शाह जी ने अभी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की है, कहाँ? कोलकाता में। गृह मंत्री अमित शाह। नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की है। अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, इन्होंने G20 की शेरपा मीटिंग उदयपुर में अटेंड की है। अगला प्रश्न है, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के द्वारा स्वॉट नामक उपग्रह है जो कि ये लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि भाई पानी का सर्वेक्षण, धरती पर जो मौजूद पानी है इसका ये सर्वेक्षण करेगी, और इसी के लिए जो उपग्रह मिशन है इसका नाम है स्वॉट, यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर। इसका मोटो है एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। स्टारलिंक परियोजना इसी की है। चंद्रयान 3 पर कार्य कर रहा है इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो, और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा जैक्सा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? क्वेश्चन हालांकि मैंने रिवीजन वाला रखा था, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें 2022 के लिए पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, क्योंकि देखा जाए ना तो इनके जो चमड़े होते हैं, मतलब जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल फैशन के लिए किया जाता है। कैसे फैशन के लिए? फैशन के लिए मतलब बेल्ट के लिए, बैग के लिए, है ना, कपड़ों के लिए। और इसके लिए करीब 1.4 अरब से अधिक जानवर है जो कि ये हर साल मार दिए जाते हैं। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हर साल वैसे एक पर्सन को इसका पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सके। तो इस साल सोनाक्षी सिन्हा, इसके पहले 2021 में आलिया भट्ट, इसके पहले 2020 में जॉन इब्राहिम और इसके पहले 2019 में विराट कोहली।